हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में सीबीएसई ने जितने भी डिफरेंसेस पूछे हैं अब तक पिछले 10 सालों में, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो यार, हमारी क्लास 12 फिजिक्स फॉर सीबीएसई के अंदर 1 to 14 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स में ये नहीं कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस बनते हैं। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ओके, तो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने जिन टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंसेस पूछे हैं उनको हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कितने टॉपिक्स हो सकते हैं, तो 5 से 6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे गए हैं। तो उनसे 5 से 6 टॉपिक्स के ऊपर उनको हम कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए, क्योंकि पेपर में डिफरेंसेस जरूर आता है। कोई ना कोई डिफरेंसेस आप लोगों को इस वीडियो में से देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो क्लास 12 फिजिक्स के बढ़िया वाले डिटेल नोट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है सुनील जांगड़ा सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से पहले फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जितना भी कंटेंट है, मतलब नोट्स के बाद भी अगर मैं बोलूँ कि फ्री लाइव क्लासेस होती है, उन सब के लिंक, उन सब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे आती है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्वाइन करना। तो फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस। और पहला डिफरेंस क्या कहता है? देखो यार, ये क्वेश्चन आया था और प्रीवियस ईयर से ही मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब आपको 3 3 पॉइंट्स लिखने हैं। किसके बीच में? पैरा, डाया एंड फेरो के बीच में। और सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो पैरा, डाया और फेरो को हमने इस तरीके से कॉलम में रख लिया है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फीबली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से, है ना। तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। साथ में अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूँ तो ऐसे सिंपली याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिपेल्ड होते हैं ना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। और जो फेरो होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब इनके एग्जांपल एक बार देख लो। अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ऐसे ही डायामैग्नेटिक में बिस्मिथ हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया और टीन हो गया। ऐसे चलते हैं। ओके बेटा, साथ में फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और साथ में निकल हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप लोगों को याद कर लेना है। अब अगर मैं बात करूं इनके पैरामैग्नेटिक के ससेप्टिबिलिटी की, मतलब हम जो दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं वो ससेप्टिबिलिटी के बारे में लिख रहे हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको जाई एम या फिर साई एम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता क्या है कि किसी मटेरियल को कितना ईजिली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो होता है आपका जाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो पैरामैग्नेटिक को एक्सटर्नल फील्ड लगा के क्या कर सकते हैं हम? मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो मतलब ये मैग्नेटाइज कर पा रहा है इसको। अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूं तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव में होती है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भैया जी? नेगेटिव में होती है। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, तो इसमें क्या होगा? जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो लार्ज होने के साथ साथ पॉजिटिव होगी। मतलब पैरा में पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे लार्ज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा फील्ड चाहिए होता है हमें मैग्नेटाइज करने के लिए। ये टेम्परेचर के साथ किस तरीके से डिपेंड करते हैं? ये इन्वर्स का रिलेशन रखते हैं, मतलब ये वाले मटेरियल। ओके, और ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूँ तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है कि अपने में से जो फील्ड लाइंस को कौन जाने दे रहा है, कितनी ज़्यादा जाने दे रहा है, पास होने दे रहा है, तो वो एक तरीके से हम बात करने वाले। तो यहाँ पे जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक के लिए वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है, थोड़ी ज़्यादा, यूनिटी से ज़्यादा। बट यहाँ पे लेस देन 1 होती है। यहाँ पे क्या होती है? लेस देन यूनिटी होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है यूनिटी से। तो म्यू आर इज़ मच ग्रेटर देन यूनिटी। क्लियर है बेटा? तो ये है डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो बहुत बार आया है और चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से एक बार दोबारा फिर से आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा डिफरेंस जो है वो बेटा जी आया हुआ है आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं।
तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि सुपरपोजिशन होता है। क्या डिफ्रैक्शन में नहीं होता? होता है, लेकिन सुनो, इसमें क्या होता है कि कोहेरेंट सोर्सेज से होता है। इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। बट डिफ्रैक्शन में आपने देखो कि ये ऐसे स्लिट होते हैं, तो स्लिट में ये छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, वेवलेट्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सुपरपोजिशन करते हैं। तो डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ ए नंबर ऑफ वेव स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, क्योंकि जो वेवलेट्स हैं वही तो आपको वेव दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंटरफेरेंस के अंदर जितनी भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है उनकी जो विड्थ होती है वो बराबर होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब जो सेंटर वाली होती है ना वो डबल होती है। विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमा। मतलब जितने भी अदर मैक्सिमा बन रहे होंगे तो उनकी जो विड्थ होगी उससे डबल होती है सेंटर वाले की। हमेशा सेंटर वाले की क्या होती है, डबल डिफ्रैक्शन के अंदर। बट इंटरफेरेंस के अंदर क्या रहती है, इक्वल विड्थ के रहते हैं। ओके बेटा। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या होता है, सेम इंटेंसिटी के बनते हैं। मतलब जब आप कोई ग्राफ बनाते हो इंटेंसिटी और पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लिख के, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है, सेम बन रहा होता है, सेम बन रहा होता है ऐसे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता है। ध्यान से देखना कि ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे कम होता चलता। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जैसे कि मैंने दिखाया कि सेंटर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर उसके बाद घटती जाती है। चौथे में क्या है कि जो इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस बनती हैं वो परफेक्टली डार्क होती हैं, बट यहाँ पे वो परफेक्टली डार्क नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स से अगर कोई डिफरेंस आएगा, सबसे ज़्यादा चांस होंगे इस टॉपिक के आने के, सबसे ज़्यादा चांस होंगे इस टॉपिक से आने के, वेव ऑप्टिक्स से जो डिफरेंस आएगा। क्लियर है बेटा? तो इसको एक बार से जरूर से सभी बच्चे जो है देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास ये आ जाता है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। ठीक है, हमारा 13 चैप्टर है जो ऑलरेडी 3 से 4 नंबर तक के चांसेस हैं। मतलब सिर्फ 3 नंबर या 4 नंबर तक के चांसेस है इसके आने के। तो इसको एक बार से कर लेते हैं। इसमें देखो यार, एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक नहीं आप दो बोलोगे कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। या तो वो अकेले अकेले आ सकते हैं कि या तो फिजन आ गया या फ्यूज़न आ गया। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियर फिजन आ गया या फिर फ्यूज़न आ गया, लेकिन उनका डिफरेंस भी आ सकता है। तो डिफरेंस जरूर से करके जाना। तो डिफरेंस क्या है, किसके बीच में डिफरेंस इन्होंने पूछा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न के बीच में ही पूछा। फिजन और फ्यूज़न का मतलब क्या है? देखो यार, फिजन का मतलब है कि टूट रहा है, फ्यूज़न का मतलब होगा जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of a heavy nucleus into two nuclei of nearly comparable masses with liberation of energy is called nuclear fusion। यहाँ पे क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉलर या फिर लाइटेस्ट जो न्यूक्लियाई उनमें टूटता है और यहाँ पे एनर्जी निकलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इक्वेशन देखें तो यूरेनियम 23592 जो है उस पर हमने न्यूट्रॉन डाला। ठीक है, उस पर हमने न्यूट्रॉन डाला, ये हाईली रिएक्टिव हो गया, अब ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये बैरियम में टूटा, बी ए 141, यहाँ पे 56, ये क्रिप्टॉन हो गया आप लोगों का, ये न्यूट्रॉन हो गए और ये एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी की पूरी क्या कहते हैं कि वो याद कर लेनी है, इक्वेशन याद कर लेनी है। अगर मैं फ्यूज़न की बात करूँ तो फ्यूज़न में क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। देखो होता क्या है कि एक रेंज होती है जब ए 30 से बड़ा हो, ए मतलब ये 30 से बड़ा और 170 से छोटा, तो यहाँ तक के जो न्यूक्लियर वो स्टेबल रहते हैं। उससे आगे जितने हैं हैवी वो सारे अनस्टेबल, और इससे नीचे जो हैं वो अनस्टेबल हैं। ठीक है, तो होता है क्या कि लाइटर न्यूक्लियर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न उस तरीके का प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा कि दो लाइटर न्यूक्लियर मिलेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी बेटा जी। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ड्यूटीरियम लिए, दो ड्यूटीरियम लिए, 1H2 प्लस में 1H2 लिया और इससे क्या बन गया, एक हैवी न्यूक्लियस बना। ठीक है, हीलियम, और यहाँ पे साथ में न्यूट्रॉन बना और साथ में एनर्जी निकल गई, साथ में एनर्जी निकल गई जैसे आप लोगों को दिख रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर फिजन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है यार, न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। और ये कैसे है कि ऐसे बरसाना पड़ता है इनके ऊपर, ऐसे फायर करना पड़ता है। तो आप इसको बोलोगे कि ये प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन या फिर बुलेट लाइक न्यूट्रॉन की हमें ज़रूरत होती है। किसके लिए, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ उनको पास में लाया जाता है। द लाइटर न्यूक्लियाई हैव टू बी ब्रोट वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन।
उनको बिल्कुल पास में लाया जाता है ताकि जो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है उसको ख़त्म करने के लिए, और वो फिर जुड़ जाते हैं, ठीक है, फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फिजन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि यूरेनियम 23592 का फिजन हो रहा है, तो एक सिंगल न्यूक्लियस के फिजन में अप्रॉक्स जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विच प्रोड्यूस अप्रॉक्स 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन सकता है। वो बोल सकता है कि फ्यूजन में कितनी एनर्जी निकलती है, वो बोल सकता है कि फ्यूजन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो आप लोगों को बता देनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो आपको इक्वेशन देगा इस तरीके से और बोलेगा कि इक्वेशन को पूरा करो। वो इक्वेशन देगा, आपको बोलेगा कि इक्वेशन को पूरा करो। मतलब भाई साहब ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है भैया डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमारा 15th चैप्टर है, इसके ऊपर भी भाई डिफरेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर कोई डिफरेंस पूछा जाएगा तो। एक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बीच का और एक पी टाइप एन टाइप के बीच का, वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं भाई? इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और उनके आउटर में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, टेट्रावैलेंट, तो आउटर में क्या है, 4 है। नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? देखो यार, जो इंट्रिंसिक है उन्हीं से बने होते हैं एक्सट्रिंसिक। कैसे? इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डाली जाती है, इम्प्योरिटी डाली जाती है। ठीक है, क्या डाली जाती है, इम्प्योरिटी। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो एन टाइप बनता है, अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पी टाइप बनता है। क्या बनता है, पी टाइप बनता है। दीज आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल डॉप्ड विद डॉप्ड, मतलब उनके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड किया गया, इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, और ये ग्रुप्स को बता दिया है। समझ में आई चीज़ें? नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। अब इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इनकी डॉपिंग करी गई और उससे क्या हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन, बट कोई भी परमिटेड एनर्जी स्टेट नहीं होता, बट एक्सचेंजिंग में तो होते हैं, एक्सचेंजिंग में होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच का। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर डिफरेंस आया तो इन 2 टॉपिक्स में से आएगा इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14 में से। एक तो ये मैंने करवा दिया और एक नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा ये कभी कभार आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आया हुआ है तो एक बार इसको कर लेते हैं कवर। लास्ट वाला होगा शायद वो, ये है वो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है भैया? हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से पता लग रहा है कि सबसे पहली बात, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है। अब ये हाफ है तो ये सिर्फ हाफ को ही कर रहा है, मतलब ये एक पूरा साइकिल है, प्लस या माइनस, ये सिर्फ हाफ साइकिल को करेगा, या तो प्लस को या माइनस को करेगा। वो डिपेंड करेगा कि डायोड का जो कनेक्शन है वो आपने किस तरीके से लगाया है। ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट ओनली 1/2 ऑफ द एसी साइकिल इनटू पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक हाफ को ही ये क्या करता है, रेक्टिफाई कर रहा है, एक हाफ के लिए ही आउटपुट मिलेगी, इसलिए पल्स, उसके अंदर पल्स होती है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि रिपल्स आ रहे हैं, कुछ कमी है भाई, आउटपुट मिली फिर मिली नहीं, फिर आउटपुट मिली फिर मिली नहीं, तो ये पल्स हो गए, ये पल्स हो गए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, पल्सेटिंग डीसी। ओके, चलो जी नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव नाम से पता लग रहा है कि ये पूरे जो वेव होगी उसको करेगा, मतलब उसके दोनों साइकिल को करेगा, प्लस को भी और माइनस को भी, कंप्लीट वेव को ये रेक्टिफाई करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो बराबर होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो डबल होगी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये एक डिफरेंस है हाफ और फुल वेव के बीच में, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के। बट सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में 2-3 बार इसको पूछा है, 2 बार तो पूछा ही है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपने लेक्चर में फिट कर दिया और तुम लोगों की हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, चलिए तो लास्ट की तरफ चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो यार, एन टाइप और पी टाइप है क्या, हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं। 2 तरीके के क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी और फुल वेव रेक्टिफायर,
सॉरी ये अब रेक्टिफायर में आ गया। एन टाइप और पी टाइप बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो यार, जब एक्सट्रिंसिक ले रहे हैं हम तो उसमें एक प्योर सेमीनेटर लेते हैं, उसमें हम अगर ग्रुप 15 एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो वो एन टाइप बनता है, ठीक है। और अगर हम प्योर सेमीनेटर में क्या करें, ग्रुप 13 एलिमेंट को डालें तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वो पी टाइप बन जाता है। क्योंकि एन टाइप पे क्या होता है कि जो हम इम्प्योरिटी कर रहे हैं, इम्प्योरिटी मतलब जो भी हम इम्प्योरिटी बाहर से अशुद्धियाँ मिक्स कर रहे हैं वो पेंटावेलेंट होती है, मतलब बाहर उनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा हर बार होता है, ठीक है। इसी तरीके से पी टाइप में क्या होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट में क्या होता है, 3 होते हैं, क्या होते हैं, आउटर में 3 होते हैं, 1 2 3, और ये खाली होता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं डिफरेंस को। एन टाइप सेमिनेटर क्या होता है? एन टाइप सेमिनेटर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमिनेटर, मतलब इन्होंने बोला कि इंट्रिंसिक सेमिनेटर जो कि प्योर सेमिनेटर है उसके अंदर अगर हम डोपिंग डालेंगे, और कब डालें, कौन सी डोपिंग डालेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम डालते हैं, पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एन टाइप बनता है। अगर हम कौन सी डालें, ट्राईवेलेंट डालें तो पी टाइप बन जाता है। सेम वही इंट्रिंसिक होगा, या प्योर बोलोगे, या आप सिलिकॉन या जर्मेनियम बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, पेंटावेलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन हर बार एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, यहाँ पे हर बार होल बनेगा तो आप बोलोगे कि हेयर होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यार, एक होता है आप लोगों के पास कंडक्शन बैंड और एक होता है आप लोगों के पास वैलेंस बैंड। तो एन टाइप में ना एक एनर्जी लेवल यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है। इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल, मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक लेवल पे होता है, इसके जस्ट नीचे, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। बट पी टाइप में क्या होता है कि ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे होता है। इट हैज़ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, क्लियर है। नेक्स्ट, when the temperature is increased these semiconductor can easily donate an electron from donor energy level to conduction band, मतलब जो डोनर के मतलब एन टाइप के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आपका कंडक्शन बैंड है उसके नीचे क्या था, डोनर एनर्जी लेवल था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो झट से एकदम से ऊपर चला जाता है। और इसमें when the temperature is increased these semiconductor can easily accept an electron from valence band to donor energy level, मतलब वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे होल पड़ा है, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं और उसमें ऊपर ही चला जाता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो इसका मतलब घूम फिर के एन टाइप ज़्यादा अच्छा है पी टाइप से, क्लियर है बेटा। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। और बस अभी बस यही बोलूँगा कि यार और कुछ आप लोगों की कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।